एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। और आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपकी 2021 की जो अभी लॉकडाउन के बाद आपकी एग्जाम चलेगी तो उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके पिछले वर्ष के क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों को यदि आप क्लियर कर लेते हो तो मैं आपको 100% जो है गारंटी देता हूँ कि इन क्वेश्चनों से बाहर आपके कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो वीडियो को देखिएगा पैसेंस बनाकर एंड तक, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साइंस फाउंडेशन को, क्योंकि इस पर आपको क्लासेज रेगुलर मिलेगी। क्लासेज प्लेलिस्ट में जाके ले सकते हैं आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 24 तारीख की जो आपकी एग्ज़ाम है वो होगी आपकी जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की। टाइम टेबल किसी बंदे ने यदि नहीं देखा है तो वो देख लें। और जो है एडमिट कार्ड आपके जारी हो गए, निकलवा लें सभी। मैं बात करता हूँ जूलॉजी का फर्स्ट और सेकंड पेपर आपको 24 तारीख के दिन लग जाएगा। तो उसके अंदर जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें अपन को बहुत तगड़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों को कैसे किया जाए हल, सबसे बड़ी परेशानी यही होती है। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप पेपर दे के आओगे ना घर, तब उनको मिला के देखना कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, जब जाके आपको विश्वास होगा। तो अभी जो है मैं बता रहा हूँ, देखिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के जो आपकी बुक है, पेपर थर्ड है, प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी, इसके क्वेश्चन बता रहा हूँ। और यूनिट वाइज सोल्व पेपर है मेरे पास, इनके मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। जूलॉजी का है आपका, अच्छे से देख लीजिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर कि एपिटोप क्या है। क्वेश्चन वहां पे इस प्रकार से आएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, और इसके इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, ABCD इस हिसाब से। तो ए देखिए, एपिटोप क्या है। एंटीजन का वह भाग जो एंटीबॉडी से अभिक्रिया करता है वह एपिटोप कहलाता है। अब आपको समझने वाली बात यह है कि एंटीजन और एंटीबॉडी या आपके दो प्रतिरक्षा तंत्र, या फिर आप इनको जो रक्त के अंदर पाए जाते हैं इनको मान सकते हो। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है, एंटीजन का वह भाग जो एंटीबॉडी से अभिक्रिया करता है। आप सभी को पता है एंटीजन और एंटीबॉडी का जो है रिएक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी, शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा ज़्यादा होती है तो एंटीजन उसको संतुलित करते हैं। इस हिसाब से जो है आप पूरे टॉपिक को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा। RH फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ लेना। और सबसे पहले जो है लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी, ये भी आप जान लीजिएगा अभी RH फैक्टर्स की। और रक्त ग्रुप से ये जो है आपका क्वेश्चन है, तो एक बार रक्त ग्रुप को जो है अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन 100% आपके आएगा। अब देखिए, वो जो रिएक्शन करने वाला हिस्सा होता है वह भाग होता है एपिटोप कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिटोप कहलाता है। अर्थात एपिटोप क्या है, एंटीजन का वह भाग जो एंटीबॉडी से अभिक्रिया करता है वह एपिटोप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका बी की, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज कौन से हैं सबसे अधिक मात्रा में। तो भाई ये तो सभी को पता है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, ये है IgG। कौन सा? IgG। सभी को जो है 10th 12th क्लास में भी अपन पढ़ते हैं। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन, ये अपना जो है एंटीबॉडी है जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज हैं, ये अपने कौन से? IgG, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैक्रोफेज कोशिकाओं के कार्य लिखे। मैक्रोफेज कोशिकाएं जो होती हैं उनका कार्य आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, फर्स्ट कार्य हो गया प्रतिजनों की प्रोसेसिंग एवं प्रस्तुतिकरण। प्रतिजन जो होते हैं अर्थात आपके एंटीजन जो होते हैं, उनके जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं उनको प्रोसेसिंग एवं प्रस्तुतिकरण करना होता है। एक तो मैक्रोफेज सेल्स का कार्य। दूसरा होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है उनको। तीसरा है प्रतिक्रिया परिवर्तन कारकों का उत्पादन और निष्कासन। प्रतिक्रिया जो परिवर्तन कारक होते हैं उनका उत्पादन एवं उनका निष्कासन भी मैक्रोफेज कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। फैगोसाइटोसिस जो है ये भी मैक्रोफेज कोशिकाओं के कार्य हैं। फैगोसाइटोसिस का काफ़ी अच्छा टॉपिक है, पिछले उसके अंदर पिछली वीडियो डाली थी मैंने, उसके अंदर भी करवा रखा है, उस वीडियो को भी देखिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो है हाइब्रिडोमा क्या है। हाइब्रिडोमा क्या है? डी है आपका। तो दो भिन्न प्रकृति की कोशिकाओं के संलग्न से संकर कोशिका बनती है।
दो भिन्न प्रकृति की कोशिकाओं के संलग्न से संकर कोशिका बनती है। इन संकर कोशिकाओं में यह क्षमता पाई जाती है कि यह विभाजन करती हुई कोशिका के एक क्लोन उत्पन्न करती है, जिसे संकरित या हाइब्रिडोमा कोशिका कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइब्रिडोमा क्या है। दो भिन्न प्रकृति के कोशिकाओं के संलग्न के संकर कोशिका बनती है, संलग्न से संकर कोशिका बनती है, और इस संकर सेल्स में यह क्षमता पाई जाती है कि यह विभाजन करती हुई कोशिकाओं के एक क्लोन उत्पन्न करती है, जिसे संकरित या हाइब्रिडोमा कोशिका कहते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिसोसोम के कार्य लिखिए। तो मिसोसोम का यहाँ पर आंसर देखेंगे अपन। मिसोसोम के कार्य कौन कौन से हैं, देखिए। परिधीय मिजोसोम या फिर मिसोसोम, कुछ भी बोल सकते हो। मिजोसोम कुछ किण्वकों, एंजाइमों, किण्वकों का मतलब होगा यहाँ पर एंजाइमों के स्त्रवण में भाग लेते हैं। प्लाज्मा कला से संलग्न रहने के कारण प्लाज्मा कला के द्वारा किए जाने वाली संश्लेषी क्रियाओं में भाग लेते हैं। मिसोसोम के ये कार्य होते हैं। ये कहाँ पर भाग लेते हैं, प्लाज्मा कला से संलग्न रहने के कारण प्लाज्मा कला के द्वारा किए जाने वाली संश्लेषी क्रियाओं में भाग लेते हैं। कौन, मिसोसोम या फिर मिसोसोम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमेटोपोइसिस क्या है। हिमेटोपोइसिस क्या है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका घटकों के निर्माण को हिमेटोपोइसिस कहते हैं। अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका घटकों के निर्माण को हिमेटोपोइसिस कहते हैं। और आप याद रखिएगा, जो अस्थि मज्जा है रक्त का, देखिए यहाँ पर इसमें भी बता रखा है रक्त, तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीसी का निर्माण या फिर रक्त सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है शरीर के अंदर, तो अस्थि मज्जा के अंदर होता है, ठीक है। और हिमेटोपोइसिस का मतलब यही हो गया कि अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका घटकों के निर्माण को हिमेटोपोइसिस कहते हैं। और एक बात और याद रखना कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होती है उसकी 120 डेज लगभग होते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ होता है। बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। और ये याद रखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि अस्थि मज्जा से रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। और लिम्फोसाइट जो है एक, आप सभी को पता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है और वाइट ब्लड सेल्स होती है, उन्हीं में से उनका ही नाम है। तो इसको याद रखिएगा, रेड वाले चैप्टर को अच्छे से देखिएगा, ये रक्त वाले। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोस्मिड फैक्टर क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नाम लिया था RH फैक्टर्स, और यहाँ पर है कोस्मिड फैक्टर। तो देखिए कोस्मिड एक प्रकार के संकर वाहक हैं जिनमें लैम्ब्डा फेग पर कोष स्थल उपस्थित होता है। ये प्लाज्मिड के व्युत्पन्न होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर क्लियर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 ग्राम ग्राही रोगजनक जीवाणुओं के नाम लिखिए। 2 ग्राम ग्राही रोगजनक जीवाणुओं के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, और सेकंड हो जाएगा कार्निबैक्टीरियम और क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले देखिए, सामान्य रक्त में किस प्रकृति की प्रतिरक्षा पाई जाती है, तो ये सभी को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य रक्त में जो है आपके प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन जो है IgM पाई जाती है। कौन सी, IgM पाई जाती है, तो इसे याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वहां पर जो अपना पहले का क्वेश्चन था वो था IgG, तो वो क्या था, यहाँ पर देखिए प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन। तो इनका एक ट्रिक है, वो मैं जल्द ही आपको बता दूंगा, उसमें ये 7 वो हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को देखिएगा और जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आपके एग्जाम से पहले मैं कुछ ऐसे टॉपिक आपको करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अपन से कितने क्वेश्चन पूछ लिए उसने, फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर ABCDEFGHIJ, तो यहाँ पर J तक जो है एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं। और यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि अपनी जो है पास करवाने का मैटर बनाते हैं और अपन को जो है पेपर क्लियर करवाने का मैटर बनाते हैं।
अब देखिए निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। स्वभावजन प्रतिरक्षा क्या होते हैं? स्वभावजन प्रतिरक्षा क्या होते हैं? और ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो जंतु में उपस्थित जन्मजात प्रतिरक्षा स्वभावजत प्रतिरक्षा कहलाती है। यह फैगोसाइटोसिस के द्वारा की जाती है। काफी जो है नॉर्मल क्वेश्चन है कि स्वभावजत, तो स्वभावजत से अपन को जो है नाम से ही आ रहा है कि स्वभावजत मतलब जन्म से जो स्वभाव होता है व्यक्ति का, जन्म से ही होता है सभी का, और वही जो है यहाँ पर हो रहा है कि जो जंतु में उपस्थित जन्मजात प्रतिरक्षा स्वभावजत प्रतिरक्षा कहलाती है। यह फैगोसाइटोसिस के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बी जो है हैप्टेंस क्या होते हैं? हैप्टेंस जो है क्या होते हैं यहाँ पर ये पूछा गया है। तो देखिए हैप्टेंस जो है वे रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वयं प्राणी के शरीर में प्रतिरक्षी कार्य को उत्पन्न कराने में सक्षम होते हैं। ये किसी वाहक अणु के साथ संयोजित होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं एवं प्रतिरक्षी जन बन जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैप्टेंस वे रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वयं प्राणी के शरीर में प्रतिरक्षी कार्य को उत्पन्न कराने में सक्षम होते हैं। जो प्राणी का शरीर होता है उसमें प्रतिरक्षी कार्य जो होते हैं उनको उत्पन्न कराने में सक्षम होते हैं। ये किसी वाहक अणु के साथ संयोजित होकर शरीर में प्रवेश करते, किसी वाहक के द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा जो है ये अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं एवं प्रतिरक्षी जन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सी जो है लार, दुग्ध व श्लेष्मा में कौन सी प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन पाई जाती है? तो लार में IgA, दूध में IgD, श्लेष्मा में IgA और प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन पाई जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपसे कहा ये पाँच छः ग्लोबुलिन है, ये मतलब ये प्रतिरक्षी जो है ये। तो इनकी एक ट्रिक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो उसको जरूर देखना। इनसे यदि क्वेश्चन आता है तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 2018 में भी इनसे क्वेश्चन आया, 2017 में भी आए। आगे देखिए नल कोशिकाएं क्या होती है? तो भाई इनको नल और नील तो समझ मत लेना आप, जो पुल का निर्माण किया था भगवान राम के साथ वो नहीं है। ठीक है, कहीं आप समझ लो उनकी कोशिकाएं नहीं। नल कोशिकाएं क्या होती है? परिधीय रक्त कोशिकाओं का छोटा समूह नल कोशिकाएं कहलाता है। ये लिम्फाइड ऊतक से विकसित होती है। लिम्फाइड टिश्यू जो होता है उससे परिधीय रक्त सेल्स का छोटा समूह नल कोशिका या नल सेल्स कहलाता है। ये लिम्फाइड टिश्यू से विकसित होती है। काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना कि टीके लगाने की तकनीकी की खोज, भाई ये तो सभी को पता है, टीके लगाने की तकनीकी की खोज की थी डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है यार, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से क्लियर कर लीजिए। अगला एफ प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड जो है क्या होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक वृत्ताकार डीएनए अणु से निर्मित संरचना है जो जीवाणु में पाई जाती है, प्लाज्मिड कहलाते हैं। सभी को याद होगा, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगला है टेटनस व डिप्थीरिया के कारक जीवाणु के नाम बताइए। तो टेटनस के जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, और टेटनस जो होता है उसी से संबंधित है ये टेटनस, जो इसका ये हो गया क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, और डिप्थीरिया का हो गया कोर्नी बैक्टीरियम। कोर्नी बैक्टीरियम अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका तपेदिक के प्रमुख लक्षण बताइए। तपेदिक जो है रोग होता है, तो इसमें क्या है, रोगी के खांसने पर बलगम निकलता है, छाती में दर्द रहता है, तेज ज्वर, ज्वर का मतलब समझते हो तेज बुखार रहता है उसको, तथा कफ व बलगम के साथ रक्त निकलता है। और किसी के आपने ये बीमारी अपने जो है बड़े बूढ़े होते हैं उनके देखी होगी कि उनके खांसने पर बलगम निकलता है और छाती में दर्द रहता है, तेज उनको बुखार रहता है हल्का, और कफ व बलगम के साथ जो है रक्त की जो है कुछ अंश भी देखने को आपको मिल जाएंगे। ये है नहीं वो पूरा रक्त आने लग जाए, नहीं, थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण क्या होता है? जीवाणु में लैंगिक जनन की विधि है जिसमें एक जीवाणुविक कोशिका का डीएनए दूसरे जीवाणु की कोशिका में प्रवेश करता है। ये रूपांतरण यार आप वैसे ही समझ गए, इसको मेरे को बताने की आपको जरूरत ही कहाँ पड़ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रूपांतरण में यही होता है, ट्रांसफर हो रहा है यार जीवाणु का। तो ये याद रखना कि लैंगिक जनन की विधि है और ये एक जीवाणु कोशिका या सेल्स का डीएनए दूसरे जीवाणु कोशिका में प्रवेश करना है। और एक क्लोनी प्रतिरक्षियां क्या होती हैं? तो विशिष्ट प्रतिरक्षियां होती है जो एक विशिष्ट एंटीजेनिक। और दोस्तों इसका अगला जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये जे वाला है जो, तो आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है, मेरे को जरूर से कमेंट करना है। मैं देखता हूँ कि आप वीडियो को यहाँ तक आते हो या देखने नहीं आते हो। तो यहाँ पर एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ मैं, आप वीडियो को यहाँ पर देखने आते होंगे तो उसको जरूर बताएंगे, और नहीं आते हैं तो नहीं बताएंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको
कि आपके प्ले लिस्ट में ऑल क्लासेज ऐड हैं, प्ले लिस्ट में आपकी ऑल क्लासेज ऐड हैं। आपको पता होगा तो आप यस कहेंगे, आप ऐसे कमेंट में करना कि प्ले लिस्ट में ऑल क्लासेज ऐड हैं, यस सर। प्ले लिस्ट में ऑल क्लासेज ऐड नहीं है, ऐसे लिखना है आपको। देखता हूँ कौन कौन यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आते हैं। तो ये थे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट, इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके और इनको अच्छे से एक बार और पढ़ लेना, ठीक है। और इनका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पुरानी वीडियो जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में देखिए, आपको जो है काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि बीएससी सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो सभी विद्यार्थी जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को क्लियर कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको जो इस बार जो क्वेश्चन करने हैं वो किस टाइप से करना है। आप सभी को पता है कि पहले जो आपका 50% जो सिलेबस है हटा दिया गया था, तो इस बार यदि आप 2.5 क्वेश्चन करते हो तो आपका पेपर पूरा 100% हो जाता है। तो आपको 2.5 क्वेश्चन को लेकर नहीं चलना है, पूरे 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पर करने हैं। और 3 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कहाँ से आपके आने वाले हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप क्लियर कर लीजिएगा। आपको 1 यूनिट, जिस बंदे को जो है पास होना है, कुछ नहीं अभी तक किया है, उसको 1 यूनिट है जो क्लियर कर लेनी है, जिससे कि उसकी एग्जाम में वो पास हो सके। इस वजह से 1 यूनिट को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। और जैसे जैसे मैं आपको इन यूनिटों के क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों से बाहर आपके एक भी जाने वाला नहीं है, इस बात की मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। चाहे से आप एग्जाम देने के बाद में आकर इन क्वेश्चनों को मिला सकते हैं, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। इसका जो ये मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इनका फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं कल करवाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर जो है वहाँ से क्वेश्चन मैंने लिया है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है जूलॉजी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 9 क्वेश्चन नंबर, मतलब 1 देके फिर उसके अंदर 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ABCD, EFG इस टाइप से। तो आपको इन क्वेश्चनों को क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बच्चा जो है करके पास लायक नंबर ला सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। फर्स्ट है आपका अप्रत्यक्ष परिवर्तन क्या है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें अंड से सीधे वयस्क के समान रूप उत्पन्न नहीं हो, अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है। अब इसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें अंड से, जो अंडा होता है, उससे सीधा वयस्क के समान रूप उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि जो है वो एक नाटकीय परिवर्तन के साथ वयस्क में बदलता है। वो क्या होता है, जो डायरेक्ट वयस्क नहीं बनता है, अंडे से जब बाहर निकलता है डायरेक्ट वयस्क के समान उत्पन्न नहीं होता है, वो एक अप्रत्यक्ष या फिर नाटकीय परिवर्तन के द्वारा वयस्क में बदलाव आता है। इस वजह से इसे अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, अर्थात सेकंड क्वेश्चन के बी का, कि एक तारा मछली में कितने जोड़ी जनद उपस्थित होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तारा मछली जो होती है स्टार फिश होती है। तो देखिए उसके अंदर, स्टार के अंदर आपको यहाँ इस तरह से जो है 5 देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से जो है इसको 5 जोड़ी जनद कहते हैं। आपको स्टार फिश का जो है चित्र अपने दिमाग में रखना है, उससे ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसमें 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो इस वजह से इसमें 5 जोड़ी जनद उपस्थित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, क्लियर कर लीजिएगा। और आगे बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर दबा दीजिएगा ऑल, क्योंकि यहाँ पर बीएससी में आप चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, आपको क्लासेज रेगुलर मिलेगी। और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन का सी हो गया, पहली मोन में किस प्रकार का संवहन तंत्र उपस्थित होता है, इसके घटकों के नाम लिखिए। अब देखिए पहली मोन जो है उसमें किस प्रकार का संवहन तंत्र होता है, ये आपको याद रखना है कि खुले प्रकार का, कैसा, खुले प्रकार का संवहन तंत्र पाया जाता है। और हद्यावरण, हृदय, धमनियां, रक्त कोटर, रक्त नलिकाएं, इन घटकों के नाम यहाँ पर उनके याद रखने हैं। संवहन तंत्र में उपस्थित इसके घटक हैं कौन कौन से, हद्यावरण, हृदय, धमनियां, रक्त कोटर और रक्त नलिकाएं। पहली मोन याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, कि पहली मोन में किस प्रकार का संवहन तंत्र उपस्थित होता है, खुले प्रकार का होता है। और इसके जो अंग हैं वो है हद्यावरण, हृदय, धमनियां,
रक्तकोटर, धमनियां, रक्तकोटर और रक्त नलिकाएं जो है इसके जो है विभिन्न घटक हैं। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, डी आपका, कि दीमक की कॉलोनी को क्या कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लकड़ी होती है, उसके ऊपर दीमक लग जाती है, उसके ऊपर दीमक लग जाती है, काफ़ी दिन तक उसे पड़ी रहने देते हैं, तो उसका जो एक झुंड होता है, दीमक ये थोड़ी है एक ही दीमक लगेगी उस लकड़ी में, नहीं, उसमें काफ़ी दीमक आ जाती है और इस वजह से एक झुंड टाइप में बना लेती है। तो उस झुंड को क्या कहा जाता है, उस कॉलोनी को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वल्मीकि। क्या, वल्मीकि। याद रखना है, दीमक की जो कॉलोनी होती है या फिर झुंड होता है उसे क्या कहा जाता है, वल्मीकि कहा जाता है। आगे मैं स्टार्ट करूं, आपका अगला डी ई ऑप्शन जो है आपका ये रहेगा कि एक नालपाद के तीनों भागों के नाम लिखिए। एक जो नालपाद के तीनों भागों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा एम्पुला, पोडियम, चूसक। एम्पुला और पोडियम और चूसक, जो ये एक नालपाद जो होता है उसके तीन भाग हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद कर लीजिएगा। एम्पुला, पोडियम और चूसक, एम्पुला, पोडियम और चूसक जो है इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। अब आगे बात करूं मैं एफ आपका, एफ देखिए, कोकरोच की श्वास वाहिकाएं, कोकरोच की श्वास वाहिकाएं बाहर की तरफ जिन छिद्रों द्वारा खुलती है उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कोकरोच होता है उसमें जो है श्वसन तंत्र के जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, ये देखिए, वो छिद्रों के द्वारा जो है उनकी वाहिकाएं बाहर खुलती है, तो उन छिद्रों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है स्टिग्मेटा। इंग्लिश में इसको स्टिग्मेटा कहेंगे और हिंदी में इसको स्पाइरेकल कहेंगे। आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, राइट आंसर आपका माना जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं, स्पाइरेकल, स्टिग्मेटा। आगे मैं बात करूं, आपका जी क्वेश्चन आपका है, ऑर्निथीन चक्र द्वारा किस उत्सर्जी उत्पाद का संश्लेषण किया जाता है। ऑर्निथीन जो चक्र है इसके द्वारा किस उत्सर्जी उत्पाद का संश्लेषण जो है किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके यूरिया। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप क्लियर कर लीजिएगा। ऑर्निथीन चक्र द्वारा किस उत्सर्जी उत्पाद का संश्लेषण किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। आगे मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन आपका जो है वो हो जाएगा, प्रोन का अधर वक्षीय गुच्छक पिंड कितने जोड़ी गुच्छकों के समीकरण से बना होता है। जो प्रोन होता है उसका अधर वक्षीय गुच्छक पिंड कितने जोड़ी गुच्छकों के समीकरण से बना होता है, ये 11 जोड़ी से बना होता है। कितने, 11 जोड़ी, आपको याद रखना है कितनी जोड़ी, 11 जोड़ी। आगे मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन आपका वो हो जाएगा, तीव्र प्रकाश में प्रोन के नेत्र में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो प्रोन होता है उसके नेत्र में किस तरह का प्रतिबिंब जो है बनता है, ये आपको बताना है। तो स्त्राधान प्रतिबिंब, क्या, स्त्राधान प्रतिबिंब जो है आपका बनता है। आगे मैं बात करूँ, प्रोन में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है, तो हिमोसाइएनिन श्वसन वर्णक जो है प्रोन में पाया जाता है। और इस प्रोन टॉपिक को जो आप बुक से जरूर क्लियर कर लीजिएगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे यहाँ से क्लियर करवाऊंगा। अब देखिए इस तरह से जो आपका एक क्वेश्चन वहाँ पर बनेगा, यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन था आपका वो यहाँ पर पूछ लिया गया कि निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। एग्जाम में भी इसी तरह से आने वाले हैं और इनके पूर्व जो क्वेश्चन हैं उनके आपको आंसर देने। तो देखिए यहाँ पर GHIJ क्वेश्चन तक आपसे पूछ लिया गया है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर आपको देने हैं। कौन सा उत्सर्जी उत्पाद अधिकतम विषैला एवं हानिकारक होता है। कौन सा जो उत्सर्जी पदार्थ होता है अधिकतम विषैला एवं हानिकारक होता है, तो उत्सर्जी पदार्थ आप सभी को पता है अमोनिया होता है, NH4। तो ये जो है उत्सर्जी एक विषैला पदार्थ है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे मैं बात करूँ, तारा मछली परिवर्तन में पाए जाने वाले लार्वों का नाम दीजिए। पहले अपन ने बात की थी कि तारा मछली जो है उसमें कितने जोड़ी जनित पाए जाते हैं, जो स्टार फिश होती है उसके अंदर 5 पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर पूछा गया है कि लार्वा, जो लार्वों का नाम जो है यहाँ पर बताना है आपको, तो डाइप्लूरुला तथा बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है। कौन कौन से, डाइप्लूरुला तथा बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है। बाइपिनेरिया लार्वा आप बोल सकते हैं या फिर डाइप्लूरुला लार्वा यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे मैं बात करूँ, सी आपका हो जाएगा पेलीमोन का टेस्टोसिस्ट, पेलीमोन का स्टेटोसिस्ट। तो इसको आपको यहाँ पर संक्षिप्त में लिखना है। ये देखिए, पेलीमोन में मस्तिष्क के अग्रभाग में एक जोड़ी एंटीन्यूलरी तंत्रिका जो है प्रत्येक ओर के एंटीन्यूज को जाती है। इसमें एक शाखा स्टेटोसिस्ट को भी जाती है। स्टेटोसिस्ट संवेदी अंग होते हैं जो स्पर्शग्राही का कार्य करते हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर कीजिएगा कि पैलिमोन का स्टेटोसिस्ट, पैलिमोन और स्टेटोसिस्ट में जो है संबंध आपको यहाँ पर बताना है। जो देखिए पैलिमोन में मस्तिष्क के अग्रभाग में एक जोड़ी एंटीन्यूलरी तंत्रिका प्रत्येक ओर के एंटीन्यूज को जाती है। जो पैलिमोन जो जीव होता है उसके मस्तिष्क में जो है एक एंटीन्यूलरी तंत्रिका पाई जाती है जो कि प्रत्येक ओर के एंटी न्यूज की ओर जाती है, न्यूज को जाती है, जो प्रत्येक एंटी न्यूज है जिसको वह तंत्रिका जाती है। इसमें एक शाखा स्टेटोसिस्ट को भी जाती है और इसके अंदर एक शाखा पाई जाती है स्टेटोसिस्ट, उसको भी यह जो तंत्रिका है ये जाती है। और स्टेटोसिस्ट एक संवेदी अंग होता है जो स्पर्शग्राही का कार्य यहाँ पर करता है। अगला क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पर देखूँ डी, जो है पाइला का ओस्प्रेडियम पाइला का ओस्फ्रेडियम। तो देखिए पाइला में जलेक्सिका ओस्फ्रेडियम बाईं और मेंटल गुहिका के ऊपर स्थित रहता है। पाइला में जो जलेसिका है वो ओस्फ्रेडियम, इसको ओस्फ्रेडियम भी बोल सकते हैं, बाईं और मेंटल गुहिका के ऊपर स्थित रहती है। तो इतना आपको समझ में आएगा कि पाइला में जो है ये ओस्फ्रेडियम जो कि जलेसिका इसको हिंदी में बोलते हैं, यह बाईं और मेंटल गुहिका में उपस्थित रहता है और यह पर्दे की भांति पानी के प्रवाह के मार्ग में लटका रहता है। और यह पर्दे की भांति जो है पाया जाता है, पानी के प्रवाह के मार्ग में लटका रहता है और यह पानी की रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं की जांच करने में और भोज्य पदार्थों के चयन में भी सहायक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी क्लियर कर लीजिएगा। अगला मैं बात करूँ यहाँ पर फाइसोगैस्ट्री, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपक में रानी अकेली व आकार में सबसे बड़ी होती है। दीपक में जो है ये फाइसोगैस्ट्री जो है इसमें दीपक में रानी अकेली व आकार में सबसे बड़ी होती है। इसका उदर फैला हुआ और होता है क्योंकि अंडाशय व वसाकाएं अत्यधिक विकसित होते हैं। इसके अंदर फैक्ट बॉडी जो है अत्यधिक विकसित होते हैं। आगे मैं बात करूं आपसे यहाँ पर बंद परिवहन तंत्र को समझाइए। तो बंद परिवहन तंत्र के आपको यहाँ पर देखना है, जब रुधिर बंद रुधिर वाहिकाओं से होकर संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करता है, इस प्रकार के रुधिर परिवहन को बंद, ये सभी को आता है, लगभग सभी बच्चों को आता है। तो इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, आ भी सकता है, ये कोई वो नहीं है। आगे देखिए मधुमक्खियों में संप्रेषण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियों में संप्रेषण जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए मधुमक्खियों द्वारा स्त्रावित फेरोमोन रासायनिक संप्रेषण का उदाहरण है और मधुमक्खियाँ साथी श्रमिकों को भोजन के स्रोत की जानकारी देने हेतु विशेष नृत्य करती है। मधुमक्खियाँ साथी श्रमिकों जो होती हैं उनको भोजन के स्रोत की जानकारी देने के लिए एक विशेष प्रकार का जो है नृत्य करती है, जिसे कि दूसरी मधुमक्खी है श्रमिक मधुमक्खियों से पहचान सकती है, वैसे तुम उसको नहीं पहचान सकते हो। आगे मैं बात करूं यहाँ पर कि कंकाल के कार्य क्या क्या है? शरीर को सहारा प्रदान करना, शरीर की निश्चित आकृति बनाए रखना, कोमल अंगों की रक्षा करना, मांसपेशियों को जुड़ने का स्थान उपलब्ध करवाना, ये सभी को आता है मेरे भाइयों। आगे स्टार्ट करूं मैं यहाँ पर भेड़ यकृत फल में पाई जाने वाली लार्वल प्रावस्थाओं के नाम लिखिए। तो इसको जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर जो है आप क्या बताते हो, मैं देखता हूँ। यदि नहीं आता है तो मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर और इस वीडियो को पूरा आपको बना के बताऊँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और इन क्वेश्चनों का आप एक बार स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए, काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट हैं, ये पढ़ने के लिए काम आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए, दोनों के स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छी तरह से जो है क्लियर कर लेना भाई। यहाँ से जो है आपके एक या फिर 2 क्वेश्चन जो है क्लियरली आने वाले हैं और यदि एक क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ से तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि 8 या 9 नंबर क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, इस बार जो है 2.5 क्वेश्चन आपको करना है। तो अब आप लगा सकते हैं एक क्वेश्चन का कितना महत्व होता है। और एक क्वेश्चन इतनी तैयारी करनी है कि आप सभी को पता है एक दिन में 2 एग्जाम लग रहे हैं। तो भाई आज से ही जो है अपनी एग्जाम की तैयारी चालू कर दीजिए। अभी आपके पास काफ़ी दिन है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना वो भी क्लियर कर सकते हैं बीएससी सेकेंड ईयर को। तो ध्यान से पढ़िए और केमिस्ट्री वगैरह इनके सबके क्वेश्चन जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे और रेगुलर में क्लासेज आपको डाल रहा हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।